प्यारे मित्रों नमस्कार। टीजीटी पीजीटी का ये मॉडल पेपर है। तो आइए हम लोग सॉल्यूशन कर लेते हैं इन 125 प्रश्नों का। ठीक है, तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये है कि केवल अतीत ही वर्तमान को प्रभावित नहीं करता बल्कि वर्तमान भी अतीत को प्रभावित करता है। ये पूछा गया है कि यह कथन किसका है। इतिहास लेखन के प्रयोजन के संदर्भ में ये उक्ति या ये कथन किसका है। टीजीटी पीजीटी में हर साल 10 से 15 कथन और पंक्तियां आती हैं। सो आप कथन और पंक्तियों का वीडियो अगर देखना चाहते हैं तो आप चैनल पर जाकर के टीजीटी पीजीटी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां से देख सकते हैं। आपके ऑप्शन है टीएस एलियट, केवल अतीत ही वर्तमान को प्रभावित नहीं करता बल्कि वर्तमान भी अतीत को प्रभावित करता है। यह उक्ति टीएस एलियट की है। ए ऑप्शन आपका यहां पर सही हो जाएगा। बहुत ज्यादा ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे, आप लोग ऑप्शन देख के अंदाजा लगाइएगा क्योंकि समय बहुत हो जाता है ना। किस विद्वान ने हिंदी साहित्य का आरंभ भक्ति काल से माना है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर रामकुमार वर्मा। तो इनमें से जो सही जवाब है वो ए आपका है, ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी। इन्होंने जो हिंदी साहित्य का आरंभ है वो भक्ति काल से माना है। आदिकाल को बाल्यावस्था कहने वाले इतिहासकार कौन हैं। बहुत सुंदर प्रश्न है ये। हरिऔध हैं, सूर्यकांत शास्त्री हैं, रमाशंकर शुक्ल रसाल हैं या नलिन विलोचन शर्मा है। यहां पर हम आपको एक ट्रिक दे रहे हैं, इस ट्रिक को बड़ा कायदे से ध्यान रखिएगा। इसमें आप ऐसे याद करिएगा, आदिकाल बाल रसाल। ठीक है, आदिकाल बाल रसाल। तो यहां पर आ जाता है आदिकाल को बाल्यावस्था किसने कहा, तो रसाल यानी कि रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। सिद्धों के चर्या गीतों एवं दोहों का प्रकाशन बौद्ध गान ओ दोहा नाम से महामहो हर प्रसाद शास्त्री ने किस वर्ष किया था। सिंपल सी बात है, चर्या गीतों और दोहों का जो प्रकाशन था वो बौद्ध गानों दोहा के नाम से प्रसिद्ध है। और इसका जो संकलन था वो किसने किया था, महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने किया था। लेकिन इसका प्रकाशन किस वर्ष किया था ये आपको बताना है। यहां पर सही जवाब आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, 1917। ठीक है, 1917 ईस्वी में महामहो हर प्रसाद शास्त्री ने चर्या गीतों एवं दोहों के प्रकाशन को बौद्ध गानों दोहा के नाम से किया था। ठीक है, प्रश्न है कि कौन सा रासो ग्रंथ केवल सूचना रूप में उपलब्ध है, उसका कोई पुस्तकाकार रूप आज तक अनुपलब्ध है। यानी उसका कोई पुस्तकाकार रूप नहीं है, केवल सूचना के रूप में उपलब्ध है। वो ग्रंथ है रासो ग्रंथ। और वो कौन सा रासो ग्रंथ है वो बात आपको बतानी है। हम्मीर रासो, भारतेश्वर बाहुबली रासो, बेसलदेव रासो या फिर परमाल रासो। सही जवाब आपका ए ऑप्शन होगा, हम्मीर रासो। और हम्मीर रासो आप जानते हैं शारंगधर का है। शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। भारतवर्ष के कोने कोने में उनके अनुयायी आज भी पाए जाते हैं। भक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ का भक्ति मार्ग ही था। गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। उपर्युक्त कथन किस विद्वान का है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, आचार्य ग्रियर्सन का है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है या फिर विनयतोष भट्टाचार्य का है। इसका सही जवाब हो जाएगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आप लोग यहां पर ऑप्शन सी सेलेक्ट कर लेंगे। क्वेश्चन एक बार फिर से जरा सुने। क्वेश्चन ये है कि शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। भारतवर्ष के कोने कोने में उनके अनुयायी आज भी पाए जाते हैं। भक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ का भक्ति मार्ग ही था और गोरखनाथ अपने युग के बड़े नेता थे। तो यह कथन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। प्रश्न नंबर 7 क्या कहता है, किस ग्रंथ में दोहद कामना का प्रसंग वर्णित है। ठीक है, प्रश्न यह है कि दोहद कामना का प्रसंग वर्णित है। दोहद कामना बीसलदेव रासो में है या फिर करकंड चर्यु में है या फिर
राउरवेल में है या पदावली में है? तो इसका सही जवाब होगा आपका करकंड चर्यू। ठीक है, यहां पर बी ऑप्शन हो जाएगा। करकंड चर्यू से दोहद कामना का प्रसंग वर्णित है। आठवां प्रश्न ये कहता है कि निम्नलिखित पंक्तियों के आधार पर बताइए कि बीसलदेव रासो का सर्वाधिक मार्मिक प्रसंग कौन सा है? अस्त्रीय जन्म काय दीधौ महेश, अपर जन्म थारई घड़ा रे महेश, रानी न सिरजिए धड़ली गाई, बड़खंड काली कोयली। अब इन पंक्तियों को आपको पढ़ना है और इसके आधार पर ही बताना है कि बीसलदेव रासो का सर्वाधिक मार्मिक प्रसंग कौन सा है। राजमती की बातों से राजा बीसलदेव का रुष्ट हो जाना, बीसलदेव के रानी राजमती से तीसरे विवाह पर अन्य दो रानियों का विलाप, या रानी राजमती का कुलीन गृहिणी होने के नाते अत्यंत स्वाभिमानी होना, या राजमती द्वारा एक पंडित के माध्यम से 12 वर्ष के वियोग उपरांत अपने पति को संदेश पहुंचाना है। इसमें क्या वर्णित है ये बताइएगा। सही जवाब आपका हो जाएगा डी, यानी राजमती द्वारा एक पंडित के माध्यम से 12 वर्ष के वियोग उपरांत अपने पति को संदेश पहुंचाना। अस्त्रीय जन्म काई दीधो महेश, अपर जन्म थारई घड़ा रे महेश, रानी न सिरजिय धड़लिए गाई, बणखण काली कोयली, बणखण काली कोयली। तो ये जो पंक्तियां हैं इन्हीं के आधार पे आपको बताना है। तो इसमें भी वर्णित है वो राजमती द्वारा एक पंडित के माध्यम से 12 वर्ष के वियोगापरांत अपने पति को संदेश पहुंचाया गया है। रघुनाथ चरित हनुमंत कृत भूप भोज उद्धरी जिम। इन पंक्तियों ये जो पंक्तियां हैं वो किस ग्रंथ से ली गई हैं? परमाल रासो से, पृथ्वीराज रासो से, बीसलदेव रासो से, या फिर रामचरितमानस से। रघुनाथ चरित हनुमंत कृत भूप भोज उद्धरी जिम। तो ये पंक्तियां बस बतानी है कि कहां से ली गई हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या आपका है 9। ठीक, तो ये जो आपका है पृथ्वीराज रासो, बी ऑप्शन यहां पर सही होगा। पृथ्वीराज रासो से पंक्तियां हैं। अगला प्रश्न है किस ग्रंथ से बनारस और आसपास के सांस्कृतिक और भाषागत, या क्यों कहें कि किस ग्रंथ से बनारस और आसपास के संस्कृति और भाषा आदि पर अच्छा प्रकाश पड़ता है और उस युग के काव्य रूपों के संबंध में भी थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त होती है? उक्ति व्यक्ति प्रकरण, वर्ण रत्नाकर, कीर्तिलता, या फिर राउरवेल। सही जवाब आपका हो जाएगा उक्ति व्यक्ति प्रकरण। इसको लिखने वाले हैं आपके दामोदर शर्मा। ठीक है, तो ये सही हो गया आपका। शिव किस भाषा का शब्द है? कन्नड़, तमिल, मलयालम, या फिर मराठी। तो शिव जो है वो आपका तमिल भाषा का शब्द है। बी ऑप्शन आपका सही होगा। आलवार भक्तों द्वारा लिखित ग्रंथ कौन सा है? दशरथ जातक, दिव्य प्रबंधम, वैष्णव मताब्ज भास्कर, या अणुभाष्य। तो दिव्य प्रबंधम जो ग्रंथ है, बी ऑप्शन। आलवार भक्तों द्वारा लिखित ग्रंथ है। कबीर परिचयी के रचनाकार कौन है? सुंदर प्रश्न है। कबीर परिचयी, अब आप इसमें धर्मदास में मत कंफ्यूज होइएगा क्योंकि यहां पर अनंतदास ऑप्शन सही होगा। जो कबीर परिचयी हैं उनके लेखक अनंतदास हैं। देखिए ये 125 प्रश्न है और आप हमें कमेंट करके ये बताएंगे कि इन 125 में कितने आपने सही किए हैं। ठीक है, तो मेरे बताने से पहले आप आंसर सोचिए। इसके बाद तो 125 में आपने कितने सही किए हैं वो कमेंट करिएगा, फिर हम देखते हैं कि आप एग्जाम में कितना स्कोर कर पाएंगे। कबीर के आविर्भाव के विषय में परिचय देने वाला प्रथम सांप्रदायिक ग्रंथ कौन सा है? तो आप कबीर परिचयी पे जाएंगे तो गलत हो जाएगा। ये जो कबीर चरित्र बोध है, ठीक है, कबीर चरित्र बोध जो है ये कबीर के आविर्भाव के विषय में परिचय देने वाला ग्रंथ है, सांप्रदायिक ग्रंथ है भाई ये। सूफी काव्य के लिए प्रेम काव्य नाम किस विद्वान ने दिया है? सूफी काव्य के लिए प्रेम काव्य नाम किस विद्वान ने दिया है ये बताना है आपको। ठीक है, चलिए, सूफी काव्य के लिए प्रेम काव्य नाम देने वाले हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा। यहां पर भी बी ऑप्शन आपका
सही होगा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने सूफी काव्य को प्रेम काव्य कहा है। बहुत ध्यान से इसको बहुत ध्यान से आप देखिएगा, बहुत ध्यान से आप इसको सुनिए, समझिए। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने प्रेम काव्य कहा सूफी काव्य को। मुझे भरतार साहस नवि कीऊ, आपत्ति में हलीन उड़ी गए। पंक्ति किस रचना है? पंक्ति किस रचना से है? मृगावती, मधुमालती, पद्मावत या फिर हंसावली? तो मुझ भरतार साहस नव कीऊ, आपत्ति में लीन उड़ी गए। ये हंसावली से पंक्तियां हैं और हंसावली आप जानते हो असाइद की रचना है। ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार नवीन प्रसंगोद्भावना करने वाली प्रतिभा सर्वाधिक किस विद्वान में है? ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार नवीन प्रसंगोद्भावना करने वाली प्रतिभा सर्वाधिक किस कवि में है? यह आपको बताना है। सूरदास में है, तुलसीदास में है, या फिर नंददास या फिर केशवदास में है। तो नवीन प्रसंगोद्भावना करने वाली जो प्रतिभा है वो आचार्य शुक्ल के अनुसार सूरदास में है। किसमें है? सूरदास में है। ऑप्शन ए आपका एकदम सही होगा। कृष्णदास अधिकारी किस जाति के थे? एक बार फिर से सुनिए। कृष्णदास अधिकारी किस जाति के थे? नाई, ब्राह्मण, कुणबी या फिर कायस्थ? तो यहां पर जो सही जवाब होगा वो आपका हो जाएगा कुणबी जाति के थे। सी ऑप्शन से होगा। सखी संप्रदाय को टट्टी संप्रदाय कहने वाले कौन है? मिश्रबंधु, रामचंद्र शुक्ल या उपयुक्त दोनों? तो यहां पर जो सही होगा वो उपयुक्त दोनों सही होगा। सी ऑप्शन। मिश्रबंधु और रामचंद्र शुक्ल दोनों लोगों ने सखी संप्रदाय को टट्टी संप्रदाय या टटिया संप्रदाय कहा है। बहु बीती थोड़ी रही सो बीती जाए, हित ध्रुव बेगी बिचारी के बसी वृंदावन आए। बहुत बीत गई है, थोड़ी रह गई है, वो भी बीती जा रही है। हित ध्रुव बेगी बिचारी के बसी वृंदावन आए। ध्रुवदास जी ने शीघ्र ही हित क्या? हित बिचारा और वृंदावन आकर बसे। कुल मिला के ये पंक्तियां किसकी हैं? तो यहां पर ध्रुव शब्द आया है, तो बिल्कुल यहां पर ध्रुवदास की हैं। बी ऑप्शन आपका सही होगा। 21वां प्रश्न कहता है रामचरितमानस के पहले टीकाकार कौन है? राम से तो राम ही होंगे, तो यहां पर आगरदास, जीवाराम, आनंददास, रामचरण दास तमाम लोग हैं, लेकिन डी ऑप्शन आपका सही होगा। रामचरण दास जो हैं वह रामचरितमानस के पहले टीकाकार हैं। रामकथा में वर्णित रामकथा का वर्णन सेनापति के किस ग्रंथ में हुआ है? वृत्त, विचार, कवित्र रत्नाकर, काव्य कल्पद्रुम या फिर सभी में? तो कवित्र रत्नाकर जो है सेनापति का ये ग्रंथ है और इसमें जो है राम कथा का वर्णन आया है। कवित्र रत्नाकर सेनापति। हिंदी का कौन सा बड़ा आलोचक रीतिकालीन कवि आचार्यों को कवि ही मानता है, आचार्य नहीं? मतलब हिंदी का सबसे बड़ा आलोचक अगर उसकी बात आ जाए, बड़े की बात करें तो केवल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ही मिलते हैं आपको। आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक बहुत बड़े आलोचक हैं, तो सीधी सी बात है रीतिकाल के कवियों को कवि ही मानता है, आचार्य नहीं। ये कहते हैं वे केवल कवि ही थे, आचार्य नहीं थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सी ऑप्शन। ये सारे के सारे प्रश्न एक गुलदस्ते से चुने हुए फूल नहीं है, बल्कि एक बगीचे से चुने हुए फूल हैं, एक वाटिका से चुने हुए पुष्प की तरह ये तमाम क्वेश्चन है। ये मत समझिएगा कि कहीं से एक ही जगह से हमने एक बहुत बड़ी बुक से अलग अलग टॉपिक से अलग अलग टॉपिक को अलग अलग काल को स्पर्श करने की कोशिश की है। समय लगा, लेकिन प्रश्न का जो स्तर है ये सारा स्तर आपके लेवल का है। प्रश्न उसी लेवल के हैं जैसे आते हैं, तो इस लेवल को आप मेंटेन करिए। आप कोशिश कीजिए कि इस पेपर के 125 में से 120 करने की, तभी संभव हो पाएगा। श्रृंगार सप्तशती के नाम से, श्रृंगार सप्तशती के नाम से बिहारी के दोहों का संस्कृत भाषा में अनुवाद किसने किया था? परशुराम जी ने, या हरिदत्त शर्मा ने, या फिर कपिल देव ने, या परमानंद ने? तो यहां पर पंडित परमानंद जी सही हो जाएगा, डी ऑप्शन। श्रृंगार सप्तशती जो नाम से बिहारी के दोहों का संस्कृत भाषा में अनुवाद परमानंद ने किया था। बिहारी और देव की श्रेष्ठता के संबंध में
बहुत अच्छा प्रश्न है। बिहारी और देव की श्रेष्ठता के संबंध में विवाद को जन्म देने वाले आलोचक कौन है? बहुत छाया हुआ प्रश्न भी रहा है टीजीटी पीजीटी में। तो यहां पर आपका मिश्र बंधु ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बिहारी और देव का जो विवाद था, श्रेष्ठ कौन, बिहारी अथवा देव, ये जो विवाद को जन्म देने वाले आलोचक थे ये मिश्र बंधु ही थे। तो मिश्र बंधु आप सही कर लीजिएगा। ठीक है। मतिराम ने फूल मंजरी की रचना की जहांगीर की आज्ञा से, भाव सिंह की आज्ञा से, या फिर ज्ञानचंद की आज्ञा से, या भोगनाथ की आज्ञा से? तो मतिराम ने फूल मंजरी की रचना जहांगीर की आज्ञा से की थी। ए ऑप्शन सही होगा। जुगल रस प्रकाश, जुगल रस प्रकाश और रस चंद्रिका, यहां पे राम नहीं है, रस चंद्रिका है। जुगल रस प्रकाश और रस चंद्रिका के लेखक कौन हैं? जुगल रस प्रकाश और रस चंद्रिका के लेखक दशरथ हैं, मंडन हैं, मोहन हैं, या फिर उजियारे हैं? तो यहां पर उजियारे होगा, डी ऑप्शन। जुगल रस प्रकाश, रस चंद्रिका, उजियारे। ठीक है। हाँ, आगे बढ़िए। बड़े बड़े नयनन सो आंसू भरी भरी ढरी, कि बड़े बड़े नयनन सो आंसू भरी भरी ढरी, गोरो गोरो मुख आज ओरो सो बिलानो जात। ये पंक्तियां किसकी हैं? श्रीपति की हैं, श्रीधर की हैं, घनानंद की हैं, या फिर देव की हैं? कि बड़े बड़े नयनन सो आंसू भरी भरी ढरी, गोरो गोरो मुख आज ओरो सो बिलानो जात। यहां पर देव यानी कि डी ऑप्शन सही होगा, देव की पंक्तियां हैं ये। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल का समय क्या निश्चित किया है? संवत 1900 से 1984 विक्रमी, संवत 1943 से 1984 विक्रम, संवत 1850 से 1984, या संवत 1900 से 1990 विक्रमी? रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल का समय कब से कब तक माना है वो आपको बताना है। ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने संवत 1900 से लेकर के 1984 तक, यानी सन 1843 से लेकर के, और 84 में 57 घटा लीजिए तो 57 मतलब 1900, यानी यहां पर 17 बैठेगा। ठीक है, 17 और 57 7 नहीं 27 बैठेगा। 27 और 57 कितना होता है? 84 हो जाए। 57 7 64 20 84। ठीक है, 1927। तो 1843 से 1927 ईस्वी मान लें, या फिर संवत 1900 से 1984 का जो समय रहा वो आधुनिक काल निश्चित किया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। भारत बारहमासा नाम की प्रसिद्ध कविता किसकी है? राधा कृष्ण दास की है, भगवान दीन की है, पंडित प्रताप नारायण मिश्र की है, या फिर राधा चरण गोस्वामी की है? भारत बारहमासा। ठीक है, बताइए। राधा कृष्ण दास आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ए भारत बारहमासा। कि पपिहा जब पूछी है पीव कहाँ, पपिहा जब पूछी है पीव कहाँ, समस्या पूर्ति किस कवि ने की थी? प्रताप नारायण मिश्र। एक समस्या पूर्ति थी, पपिहा जब पूछी है पीव कहाँ, तो ये समस्या पूर्ति की किसने की थी? पंडित प्रताप नारायण मिश्र ने, अंबिका दत्त व्यास ने, गोविंद गिल्ला भाई ने, दुर्गा दत्त व्यास ने की थी? ये बताना है आपको। तो पंडित प्रताप नारायण मिश्र ने यहां पर ऑप्शन सही हो जाएगा कि पपिहा जब पूछे हैं पीव कहाँ। भक्ति काल में गृहस्थ जीवन का जैसा सुंदर चित्रण सूरदास में मिलता है वैसा ही आधुनिक काल के किस कवि में ये मिलता है? हरिऔध में मिलता है, मैथिली शरण गुप्त में मिलता है, निराला में मिलता है, या फिर जगन्नाथ दास रत्नाकर में मिलता है? जैसा सुंदर चित्रण सूरदास ने गृहस्थ जीवन का किया था वैसा ही आधुनिक काल के, ठीक है, वैसा ही आधुनिक काल के किस कवि में मिलता है? तो ये आपके हो जाएंगे मैथिली शरण गुप्त। ऑप्शन बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। ठीक है। द्विवेदी युग के किस कवि को कविता कामिनी कांत की उपाधि दी गई थी? के कविता कामिनी कांत, के कविता कामिनी कांत की उपाधि किसको दी गई थी? नाथुराम शर्मा शंकर को, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही को, राम नरेश त्रिपाठी को, या फिर रूप नारायण पांडे को? ठीक है,
रूपनारायण पांडे को। तो किसको दी गई थी? सही जवाब यहां पर हो जाएगा नाथूराम शर्मा शंकर। गर्भरंडा रहस्य और शंकर सर्वस्व जैसी कृतियां लिखने वाले नाथूराम शर्मा शंकर। मैत्री शरण गुप्त की प्रथम कविता हेमंत किस पत्रिका में छपी थी या प्रकाशित हुई थी? इंदु में, नागरी प्रचारणी में, सरस्वती में या फिर चांद में? तो जो द्विवेदी जो मैत्री शरण गुप्त थे द्विवेदी युग के थे, उनकी प्रथम कविता हेमंत सरस्वती में छपी थी। चूंकि आप जानते हैं मैत्री शरण गुप्त के जो गुरु थे वो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी थे, ठीक है। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी उस समय सरस्वती का संपादन कर रहे थे, तो कविताएं जो खड़ी बोली की लिखी जाती थी मैत्री शरण गुप्त द्वारा वो सरस्वती में प्रकाशित होती थी। केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता का राग कहकर छायावाद का किसने विरोध किया था? छायावाद को उन्होंने कहा केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता का राग है। तो ये विरोध किसने कहा था? तो किया था ये महादेवी वर्मा ने किया था। केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता का राग है, ऐसा महादेवी वर्मा ने कहा था। बी ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। झरना को छायावाद की प्रयोगशाला का प्रथम आविष्कार किसने कहा था? झरना छायावाद की प्रयोगशाला का प्रथम आविष्कार है, ये किसने कहा था? नंदुलारे वाजपेयी, पंत रामविलास शर्मा या रमेश कुंतल मेघ ने कहा था। तो यहां पर नंदुलारे वाजपेयी, आपका ए ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। निराला की किस कविता को महाकाव्यात्मक रचना की संज्ञा दी गई है? निराला की किस कविता को महाकाव्यात्मक रचना की संज्ञा दी गई है? तो यहां पर राम की शक्ति पूजा, बी ऑप्शन आपका सही होगा। और फिर देखिएगा, मुक्त करो नारी को चिरबंदिनी नारी को, ये पंक्तियां कहां से ली गई हैं? ये पंक्तियां युगवाणी से ली गई हैं, ठीक है। डी ऑप्शन सही होगा, युगवाणी। धूप और धुआं, द्वंद्वगीत, प्रणभंग कृतियों के रचयिता कौन है? तो यहां पर धूप और धुआं, द्वंद्वगीत रामधारी सिंह दिनकर, सही हो जाएगा आपका 39 का बी, ठीक है। वर्षांत के बादल किसकी रचना है? वर्षांत के बादल, तो रामनेश त्रिपाठी, रामेश्वर शुक्ल, अंचल, यहां पर बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, रामेश्वर शुक्ल, अंचल। प्रगतिवाद छायावाद की भस्म से पैदा नहीं हुआ बल्कि उसका गला घोंट कर पैदा हुआ है, यह कथन किसका है? प्रगतिवाद छायावाद की भस्म से पैदा होने वाला नहीं है बल्कि ये उसका गला घोंट कर पैदा हुआ है। तो प्रगतिवाद के संबंध में यह कथन किसका है? डॉक्टर नगेंद्र का है, बी ऑप्शन सही होगा। शिवमंगल सिंह सुमन की किस कृति पर 1974 अर्थात 1974 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? एशिया जाग उठा, मिट्टी की बारात, कलकत्ते का अकाल, विंध्य हिमालय। तो मिट्टी की बारात शिवमंगल सिंह सुमन की कृति है, बी ऑप्शन सही है। और 1974 में इसी मिट्टी की बारात पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। व्यवस्था प्रियता और विद्रोह का विलक्षण संयोग किस प्रयोगवादी कवि में सबसे अधिक मिलता है? व्यवस्था प्रियता विद्रोह का विलक्षण संयोग सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्यायन अज्ञे में क्या है? सर्वाधिक मिलता है प्रयोगवादी कवि अज्ञे में, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि अनुभूति की सच्चाई और बुद्धिमूलक यथार्थवादी दृष्टिकोण की प्रधानता किस काव्य धारा में है? तो यह ऑप्शन सही होगा, ए नई कविता में है। बैरंग बेनाम चिट्ठियां, पक गई है धूप किसकी कृति हैं? बैरंग बेनाम चिट्ठियां, पक गई है धूप रामदरस मिश्र की हैं, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बैरंग बेनाम चिट्ठियां, पक गई है धूप, बैरंग बेनाम चिट्ठियां, पक गई है धूप रामदरस मिश्रा। निम्न को सुमेलित करना है। अब आप कहेंगे कि सर सुमेलित करने वाले तो टीजीटी पीजीटी में नहीं आते। आते हैं, ध्यान दो, सभी पुराने मॉडल पेपर देखो, आपको मिलेंगे एक दो क्वेश्चन, इसलिए इसको भी सम्मिलित करना बहुत जरूरी है, बेहद जरूरी है, ठीक है। क्योंकि पिछले पेपर में हमने एक दो क्वेश्चन ऐसे सम्मिलित किए थे, तो हमारे फ्रेंड्स ने नीचे कमेंट में लिखा था कि सर ये आते नहीं, आप क्यों देते हैं? आना क्या है और क्या नहीं आना है इसका अंदाजा किसी को नहीं होता है। जिस दिन एग्जाम हॉल से बाहर निकलते हैं तब अंदाजा लगता है कि ये आना था लेकिन ये हमने नहीं पढ़ा था। इसलिए सब कुछ, सभी प्रकार के क्वेश्चंस हमें करने हैं। हमें आवश्यक नहीं है कि हमेशा एक ही लकीर पर चलते रहें, ठीक है, क्योंकि पलटती है बाजी। आप देखे होंगे, अनुभवी आप भी हैं, तो बाजियां पलटती रहती हैं हर बार। एक क्वेश्चन पेपर में या तो फिर हलवा जैसा आएगा तो पूरा का पूरा उसका मेरिट चली जाती है 100% तक, या तो फिर आएगा तो जलवा बना के आएगा, ठीक है, कि उसमें तो
50% तो सबके सही होते हैं, जिसके 50% से ज्यादा हो गए उसी का सिलेक्शन हो गया। ऐसे भी क्वेश्चन पेपर बनने, अब इस बार बना था टीजीटी का तो आप लोगों ने देख ही लिया, थोड़ा सा अलग तरीके का था हमेशा से। तो निम्न को सुमेलित करना है। अभी और कुछ इनका, जीवन के गान, सीढ़ियों पर धूप और खंडित सेत। तो अभी और कुछ इनका, शकुंतला माथुर से इसको लगा लीजिएगा। जीवन के गान शिवमंगल सिंह सुमन, यहां पर 4। सीढ़ियों पर धूप, खंडित सेतु। सीढ़ियों पर धूप किसमें लगाएंगे? शंभुनाथ सिंह। और खंडित सेतु बचे हुए हैं रघुवीर सहाय। तो हम सही कर लेंगे 2 4 3 1 को, 2 4 3 1 को, नहीं 2 4, हाँ यहां पर किसको सही है? 2 4 1 3 को, जो 2 4 1 3 को, 2 4 1 3 कैसे सही होगा? थोड़ा सा यहां देखने की कोशिश करें आप। यहां पे ऑप्शन आपका, यह फिर से समझिए, जीवन के गान आप शिवमंगल सिंह सुमन को लगा दीजिए तो 2 का 4 हो गया। अभी और कुछ इनका, शकुंतला माथुर हो गया। और सीढ़ियों पर धूप रघुवीर सहाय हो गया। और खंडित सेतु शंभुनाथ सिंह, हाँ अब जाके सही लगा। खंडित सेतु शंभुनाथ सिंह में लगाएंगे, सीढ़ियों पर धूप रघुवीर सहाय। तो अब इस प्रकार 2 4 1 3, 2 4 1 3, ठीक है। हाँ, लीलाधर मंडलोई की 2010 में प्रकाशित कविता संग्रह कौन सा है? लीलाधर मंडलोई, एक बहुत कोमल ताना, लिखे में दुख, उपर्युक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा उपर्युक्त दोनों, सी ऑप्शन। एक बहुत कोमल ताना 2010, लिखे में दुख 2010, लीलाधर मंडलोई। रात में हारमोनियम सुनो कारीगर किसकी रचनाएं हैं? रात में हारमोनियम सुनो कारीगर किसकी रचनाएं हैं? उदय प्रकाश, हेमंत कुकरेती, ओम प्रकाश निगल या फिर नीलाभ। ठीक, तो यहां पर जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा उदय प्रकाश। रेहन पर रेघु उदय प्रकाश का है। तो उसी प्रकार रात में हारमोनियम सुनो कारीगर उदय प्रकाश की हैं। मिश्र बंधुओं ने हिंदी का प्रथम गद्य लेखक किसे माना है? ठीक है, अब मिश्र बंधु आ गए तो लल्लू लाल बताओ भाई। लल्लू लाल हैं, गोरखनाथ हैं, राम प्रसाद निरंजनी हैं या ज्योतिरीश्वर ठाकुर हैं? तो लल्लू लाल, सॉरी, जो मिश्र बंधुओं ने हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है वो गोरखनाथ को माना है। किसको माना है? गोरखनाथ को। अंदाजा नहीं लगाए होंगे, आंसर ये सही होगा। मिश्र बंधुओं ने हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है गोरखनाथ को। और एक दिन बैठे बैठे ये बात अपने ध्यान में चढ़ी कि कोई कहानी ऐसी कहिए जिसमें हिंदी की छुट और किसी बोली का पुट न मिले। पंक्ति किसकी है? सदा सुखलाल नियाज की है, सरल मिश्र की है, इंशाअल्लाह खां की है, फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है। एक दिन बैठे बैठे यह बात अपने ध्यान में चढ़ी कि कोई कहानी ऐसी कहिए जिसमें हिंदी की छुट और किसी बोली का पुट न मिले। बताओ किसने कहा था? बहुत सुंदर पंक्तियां हैं, बहुत सुंदर कथन है और ये इंपॉर्टेंट भी है। इंशाअल्लाह खां, यहां पर सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। मुंशी इंशाअल्लाह खां का ये कथन था कि कोई ऐसी कहानी लिखी जाए। रानी केतकी की कहानी लिखा था मुंशी इंशाअल्लाह खां ने। तो उसी रानी केतकी की कहानी, तो कहानी यहाँ पर आई है बात, तो इसी संबंध में आप समझिए कि इन्होंने बात कही होगी। इंशाअल्लाह खां सही हो जाएगा। संवाद कौमुदी पत्र है ये। तो संवाद कौमुदी पत्र किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? सन 1821 लगा लीजिए, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कृष्णार्जुन युद्ध, इंपॉर्टेंट है, यूजीसी नेट 2013-14 में आया हुआ प्रश्न है, 12-13 में। कृष्णार्जुन युद्ध के लेखक कौन है? कृष्णार्जुन युद्ध, तो कृष्णार्जुन युद्ध माखनलाल चतुर्वेदी, शिवनंदन सहाय, सुदर्शन या फिर मिश्र बंधु। तो यहां पर माखनलाल चतुर्वेदी आपका सही हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चंद्रावली नाटिका के लेखक कौन है? ये तो छाया हुआ नाम है, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उपेंद्र नाथ अश्क रचित नाटक जय पराजय, छठा बेटा, लौटता हुआ दिन, उपयुक्त सभी। तो यहां पर उपयुक्त सभी हो जाएगा। छठा बेटा, जय पराजय, लौटता हुआ दिन, ये आपके आल जो हैं उपेंद्र नाथ अश्क के रचित नाटक हैं। हिंदी एकांकी का इतिहास गत 10 वर्षों में सिमटा हुआ है। कथन किस आलोचक का है? तो हिंदी एकांकी का इतिहास गत 10 वर्षों में सिमटा हुआ है और ये कथन
डॉक्टर राम कुमार वर्मा का है, नगेंद्र का है, भुवनेश्वर प्रसाद का है या फिर रामचंद्र तिवारी का है? सही जवाब डॉक्टर नगेंद्र हो जाएगा। डॉक्टर नगेंद्र ने कहा कि हिंदी एकांकी का इतिहास गत 10 वर्षों में सिमटा हुआ है। ये कथन किसका है? डॉक्टर नगेंद्र का है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सदगत तथा अन्य नाटक मूलतः प्रेमचंद की कहानियों के नाट्य रूपांतर का संग्रह है। ये नाट्य रूपांतर किसने किया? देखो, सदगति और अन्य नाटक ये है क्या? ये मूलतः प्रेमचंद की कहानियों का नाट्य रूपांतर का संग्रह है। और ये नाट्य रूपांतर किसने किया था? ये चित्रा मुदगल जी ने किया था। तो ए ऑप्शन आपका सही होगा। हिंदी में तिलस्मी अयारी उपन्यासों के प्रवर्तक का नाम बताना है। किशोरीलाल गोस्वामी, गोपाल राम गहमरी, देवकीनंदन खत्री या फिर मन्नान द्विवेदी? हिंदी में तिलस्मी और अय्यारी उपन्यासों के लेखक थे देवकीनंदन खत्री, ठीक है, जिन्होंने चंद्रकांता लिखा था और चंद्रकांता के साथ साथ चंद्रकांता संतति भी लिखी थी, ठीक है। तो अय्यारी और तिलस्मी। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि देवबाला किस उपन्यास का दूसरा नाम है? ठीक है, देवबाला किस उपन्यास का दूसरा नाम है? सेवा सदन, देवस्थान रहस्य, दुर्गेश नंदिनी, ठेठ हिंदी का ठाठ? तो देवबाला जो उपन्यास है ये ठेठ हिंदी का ठाठ। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उसी का दूसरा नाम है। भगवती चरण वर्मा को किस उपन्यास पर सन 1961 अर्थात 1961 ईस्वी में साहित्य अकादमी मिला था? चित्रलेखा, प्रश्न और मरीचिका, भूले बिसरे चित्र, सामर्थ्य और सीमा? तो यहां पर सही जवाब क्या हो जाएगा कि भगवती चंद्र वर्मा को 1961 में साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति पर मिला था, ये बताओ। तो यहां पर सही जवाब आपका हो जाएगा भूले बिसरे चित्र, ठीक है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सबसे बड़ा सिपहिया उपन्यास के लेखक कौन हैं? सबसे बड़ा सिपहिया गोविंद मिश्र, वीरेंद्र जैन, वीरेंद्र कुमार मिश्र या फिर मिथिलेश्वर? सबसे बड़ा सिपहिया वीरेंद्र जैन का उपन्यास है। बी ऑप्शन सही होगा। अमेरिका में निवास करने वाले प्रवासी भारतीयों का चित्रण किस उपन्यास में किया गया है? शेष यात्रा, आपका बंटी, अंतर्वशी या कोहरे? अमेरिका में निवास करने वाले प्रवासियों की बात करें तो अंतर्वशी नाम का जो आपका उपन्यास है, इसी में प्रवासी भारतीयों का चित्रण जो अमेरिका में वास कर रहे थे उनका किया गया है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने हिंदी की पहली कहानी किसे माना है? तो डॉक्टर बच्चन सिंह की बात है। प्रणयनी परिणय, प्लेग की चुड़ैल, मन की चंचलता, मनोहर कहानियां? तो डॉक्टर बच्चन ने हिंदी की पहली कहानी प्रणयनी परिणय को माना है, ठीक है। प्रणयनी परिणय को माना है डॉक्टर बच्चन सिंह ने। प्रसिद्ध कहानी दुखवा कासे कहूं मैं मोरी सजनी, दुखवा में कासो कहूं मोरी सजनी के लेखक कौन हैं? ये हैं चतुरसेन शास्त्री। ऑप्शन आपका ए सही होगा। दुखवा कासो कहूं मोरी सजनी चतुरसेन शास्त्री है। किस कहानी कार की कहानियों को ब्रेन ट्यूमर की कहानी कहा जाता है? मुक्तिबोध, श्रीकांत वर्मा, धर्मवीर भारती या फिर निर्मल वर्मा? तो ब्रेन ट्यूमर की कहानी किसको कहा जाता है? सुंदर क्वेश्चन है और छाया हुआ क्वेश्चन है कि किस कहानीकार की कहानियों को ब्रेन ट्यूमर की कहानी कहा जाता है, ये बताना है आपको, ठीक। सही जवाब हो जाएगा श्रीकांत वर्मा। बी ऑप्शन, श्रीकांत वर्मा की कहानियों को ब्रेन ट्यूमर की कहानियां कहा जाता है। वल्दरोजी नीम के फूल कहानी संग्रह किसका है? वल्दरोजी नीम के फूल कहानी संग्रह किसका है? यहां पर गिरिराज किशोर, आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। स्वर्ग में विचार सभा का अधिवेशन निबंध के लेखक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र यहां पर सही जवाब है, ठीक है। स्वर्ग में विचार सभा का अधिवेशन ये निबंध किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। आगे बढ़िए 67 नंबर पे देखिएगा, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा निबंधकार ललित निबंधकार नहीं है? अब आपको कुछ ऐसे लेखकों को छांटना है जो ललित निबंधकार हैं, ठीक है। रामविलास शर्मा, कुबेरनाथ राय, विद्यानिवास मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, तो ये तीनों लोग जो हैं ये ललित निबंधकार हैं, लेकिन रामविलास शर्मा नहीं है, ठीक है। सही जवाब आपका रामविलास शर्मा, ऑप्शन ए सही होगा। लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर की समालोचना किसने सच्ची समालोचना के नाम से की है?
सच्ची समालोचना बाल कृष्ण भट्ट, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। संयोगिता स्वयंवर की समालोचना सच्ची समालोचना के नाम से बाल कृष्ण भट्ट ने लाला श्रीनिवास दास द्वारा लिखी गई संयोगिता स्वयंवर से किया है। इनमें से किस आलोचक ने अपना कौन सा आलोचना ग्रंथ लिखकर हिंदी के स्नातकोत्तर कक्षाओं के पाठ्यक्रम में सम्मिलित कर आलोचना के अभाव को पूरा करने का प्रयास किया था? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी ने विश्व साहित्य, गया प्रसाद अग्निहोत्री ने आलू समालोचना, रामचंद्र शुक्ल का चिंतामणि, श्याम सुंदर दास का साहित्यालोचन। सही जवाब आपका क्या हो जाएगा बताइए भाई साहब। सुंदर प्रश्न है, जीआईसी में आया हुआ प्रश्न है। तो यहां पर डॉक्टर श्याम सुंदर दास, जो बाबू श्याम सुंदर दास का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। साहित्यालोचन जो है इन्होंने लिखा था, तो आलोचना के अभाव को पूरा किया था पीजी कक्षाओं में। ठीक है। किस आलोचक के अनुसार छायावाद में एक नूतन सांस्कृतिक मनोभावना का उद्गम है? एक ये जो छायावाद है एक नूतन सांस्कृतिक मनोभावना का उद्गम है और एक स्वतंत्र दर्शन की नियोजना भी है। किसका कथन है? डॉक्टर नगेंद्र का है, नंदुलारे वाजपेयी का है, या फिर शांतिप्रिय द्विवेदी या इलाचंद जोशी? तो यहां पर नंदुलारे वाजपेयी, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। प्रेमचंद सामंत का मुंशी, इस पुस्तक के लेखक कौन है? विवेकी राय, डॉक्टर धर्मवीर भारती, मुद्रा राक्षस या प्रेमचंद? प्रेमचंद सामंत का मुंशी लेखक कौन है ये बताना है आपको। तो यहां पर डॉक्टर धर्मवीर भारती इन्होंने लिखा है प्रेमचंद सामंत का मुंशी। किसी महान व्यक्ति का जीवन चरित्र जब अन्य व्यक्ति द्वारा वर्णित किया जाता है तब उसे क्या कहते हैं? देखो, किसी महान व्यक्ति का जीवन चरित्र किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा लिखा गया परकथा कहलाती है, अपने द्वारा लिखी गई आत्मकथा कहलाती है। तो सही जवाब आपका बी, परकथा या फिर जीवनी आपका हो जाएगा। ठीक है। शहीद अंक किस पत्रिका का रेखाचित्र विशेषांक था? शहीद अंक किस पत्रिका का रेखाचित्र विशेषांक था यह बताना है आपको। ऑप्शन है विशाल भारत, हंस, जागरण या फिर मर्यादा। सही जवाब है आपका विशाल भारत। ठीक है, विशाल भारत शहीद अंक इसी पत्रिका का रेखाचित्र विशेषांक था। कमल किशोर गोयनका ने हजारी प्रसाद द्विवेदी कुछ संस्मरण में कितने साहित्यकारों का संस्मरण संग्रहित किया है? बात आ रही है कमल किशोर गोयनका की। हजारी प्रसाद कुछ संस्मरण ये कृति है, इसमें कितने साहित्यकारों का संस्मरण है? 18, 28, 36, 24। 36 आंकड़ा आपका सही निकला। 36 सी ऑप्शन सही है। हजारी प्रसाद द्विवेदी कुछ संस्मरण, इसमें 36 साहित्यकारों का संस्मरण है। यशपाल की यात्रा साहित्य की पुस्तक बताइए। यशपाल की यात्रा साहित्य की पुस्तक पृथ्वी पर दक्षिणा, प्रवास की डायरी, लोहे के दीवार के दोनों ओर, हरी घाटी में। यशपाल की यात्रा साहित्य की पुस्तक की बात की जा रही है तो लोहे की दीवार के दोनों ओर, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है पहाड़ों में प्रेममय संगीत। ये पहाड़ वाला पूछा गया था, पहाड़ पर लालटेन है ना, मेरा पहाड़, तमाम रचनाएं ऐसी हैं। पहाड़ों में प्रेममय संगीत किसका रिपोर्टाज है? निर्मल वर्मा का है, उपेंद्र नाथ अश्क का है, जैनेन्द्र का है या फिर श्री राम शर्मा का है? सही जवाब क्या हो जाएगा भाई साहब? यहां पर ऑप्शन सही हो जाएगा उपेंद्र नाथ अश्क, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। पहाड़ों में प्रेममय संगीत, पहाड़ों में प्रेममय संगीत, सही जवाब उपेंद्र नाथ अश्क। साक्षात्कार के दौरान जैनेन्द्र से पूछे गए प्रश्नों को जैनेन्द्र के विचार इस नाम की जो पुस्तक में किसने प्रकाशित किया? साक्षात्कार यानी इंटरव्यू के दौरान जब जैनेन्द्र से सवाल पूछे गए थे, उन सवालों का संग्रह जैनेन्द्र के विचार नाम से एक पुस्तक में किया गया। और इस पुस्तक को किसने प्रकाशित किया था? क्वेश्चन ये है, देवेंद्र सत्यार्थी, रणवीर रांगा, प्रभाकर माचवे या फिर पद्म सिंह शर्मा कमलेश? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जैनेन्द्र के विचार प्रकाशनकर्ता प्रभाकर माचवे। छायावादोत्तर कालीन डॉक्टर रघुवीर सिंह का गद्य काव्य कौन सा है?
जीवन धूलि, निशीथ, उजली आग, उन्मन। छायावादोत्तर कालीन डॉक्टर रघुवीर सिंह का गद्य काव्य पूछा गया है। सही जवाब जीवन धूलि, ए ऑप्शन सही होगा। आपातकाल की डायरी 2 भाग के लेखक कौन हैं? आपातकाल की डायरी 2 भाग, लेखक हैं विशन टंडन, ऑप्शन बी सही होगा। किसी व्यक्ति के शील वैचित्र का व्यंग्यपूर्ण चित्रण कार्टून चित्र जैसा किस विधा के अंतर्गत होता है? एकालाप, कैरिकेचर, लघु कथा या फिर नाटक? सही जवाब यहां पर हो जाएगा कैरिकेचर। ठीक है, कार्टून चित्र जैसा, किसी व्यक्ति के शील वैचित्र का व्यंग्यपूर्ण चित्रण कार्टून चित्र जैसा किस विधा के अंतर्गत किया जाता है? कैरिकेचर। बी ऑप्शन आप सही कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मृणाल पांडे की स्त्री विमर्श की कृति कौन सी है? परिधि पर स्त्री, जहां औरतें गढ़ी जाती हैं, वो, उवीरी या फिर उपर्युक्त सभी? जवाब हो जाएगा उपर्युक्त सभी। परिधि पर स्त्री, जहां औरतें गढ़ी जाती हैं, ओ उवेरी, ये सभी स्त्री विमर्श की पुस्तकें हैं। ठीक है, कविवचन सुधा पत्रिका कब प्रकाशित हुई थी? 1672, 1868, 1872 या फिर 1862 में? कविवचन सुधा, तो सन 1800 अगर हम बात करते हैं कविवचन सुधा की, तो 1868 ईस्वी, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कविवचन सुधा, बाला बोधनी, हरिश्चंद्र चंद्रिका, ऐसी तमाम भारतेंदु की संपादित जो पत्रिकाएं थी। वर्ष 2013 के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था? पंत को, नागार्जुन को, कैलाश वाजपेयी को या फिर केदारनाथ सिंह को? वर्ष 2013 साहित्य अकादमी नहीं, ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात की जा रही है। वर्ष 2013 का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था किसको? किसको मिला था? तो केदारनाथ सिंह को मिला था। डी ऑप्शन सही होगा। घूंट अपमान के आत्मकथा किस दलित लेखक की है? डॉक्टर सूरजपाल की है, अजय नावरिया की है, हिमांशु जोशी की है, शिवराज सिंह की है? डॉक्टर सूरजपाल, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। घूंट अपमान के आत्मकथा डॉक्टर सूरजपाल की है। मैक्स मूलर ने इंडो जर्मनिक नाम की किस भाषा परिवार को दिया? मैक्स मूलर ने इंडो जर्मनिक नाम, ठीक है, इंडो जर्मनिक नाम किस भाषा परिवार को दिया था? भारूपी, यूरोपीय भाषा को, वैदिक भाषा को, प्राकृत भाषा को? ठीक, सही जवाब है भारूपीय भाषा को। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अपभ्रंश का वाल्मीकि, जी हां, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? पुष्पदंत को, धनपाल को, शालिभद्र सूरी को या फिर स्वयंभू को कहा जाता है? अपभ्रंश का वाल्मीकि, ऑप्शन स्वयंभू सही हो जाएगा, डी वाला। अपभ्रंश का वाल्मीकि। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? कुछ लोग 11 बताएंगे, कुछ लोग 13 बताएंगे, तो बताओ भाई स्वर कितने हैं? हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या केवल 11 है। जिनको आप 13 मिला के बताते हैं वो गलत है। ठीक है, तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या की बात की जाए तो केवल 11 ही है, और अन आह जिनको जो अयोगवा है उनको अगर आप स्वर मान रहे हैं तो आप गलत हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में योगरूढ़ शब्द कौन सा है? योद्धा, दशानन, राक्षस या फिर सुर? योगरूढ़ शब्द, तो सही जवाब आपका हो जाएगा दशानन। देखिए, दशानन में दश प्लस आनंद, तो जिसके भी 10 सिर हो उनको कहा जाता है दशानन। लेकिन यहाँ केवल ये जो यौगिक शब्द है रूढ़ हो गया है केवल रावण के लिए, इसलिए दशानन यहाँ पर है। मुकुट शब्द निम्न में से किस कोटि का है? तो मुकुट एक तत्सम शब्द है, आप सभी जानते हैं। चिरायु शब्द में उपसर्ग क्या है? तो चिरायु का अगर हम विच्छेद करते हैं तो चिरधन आयु होता है। तो यहां पर चिर शब्द जो है यही आपका क्या हो जाएगा? यही आपका उपसर्ग हो जाएगा। आमिष का विलोम क्या होता है? एक होता है सामिष, ये हमेशा आपको साथ में लगा रहेगा सामिष, लेकिन सामिष पे विलोम अगर आमिष का सामिष कहा जाए तो गलत है। आमिष का हमेशा निरामिष होता है विलोम, सामिष का भी विलोम निरामिष हो जाएगा। सामिष या आमिष एक सिक्के के दो पहलू हैं, इतना समझिए। बी ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा।
उद्धत का विलोम क्या होगा? अब आप यहां पर उद्धत का विनत ढूंढेंगे। विनत शब्द नहीं है यहां पर, केवल विनीत है, तो यहां पर बी आप लगा दीजिए, विनीत। ठीक। कामदेव का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? कामदेव को हम मनोजन्मा देवता, मनोज, और मनमथ भी कहते हैं, मनमथ भी कामदेव को कहते हैं, काम भी कामदेव को कहते हैं, रतिपति कामदेव को कहते हैं। ठीक है, तो कामदेव के कई नाम हैं, मनोज, मनमथ, तो यहां पर मनोज आया है ना, मनोजन्मा भी कहते हैं, तो मनोज लगा लीजिए। ऐहिक का अर्थ क्या होता है? ऐहिक अर्थात इस लोक में स्थित को ऐहिक कहते हैं। ठीक है, और भगवत गीता का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो अगर हम देखिए, अगर हम भगवत, ये भगवत गीता लिखा है, तो हमेशा ये दा जो होता है ता होता है, ता का दा में बदलाव होता है, तो यहां पर भगवत गीता हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका सही। तवर्ग ता का दा हो जाता ना तीसरा। हरिश्चंद्र में कौन सी संधि है? तो हरिशधन चंद्र, ये हो जाएगा विसर्ग संधि, आपकी सी ऑप्शन सही है। विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है? तो विशेषण विशेष्य बहुलम कर्मधारय, सी ऑप्शन आपका सही होगा। मंत्री परिषद में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास होगा कि मंत्रियों की परिषद। नीचे दिए गए 4 शब्दों में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। पूजनीय, पूजनीय, पूजनीय या पूजनीय। देखिए, पूज्य एक शब्द है, अनियर प्रत्यय लग जाने से अनीय होता है पूजनीय, तो पूज्य में पूजनीय बी ऑप्शन सही होगा। ये पूज्य, पूज्य के लिए सही होगा, लेकिन पूजनीय हो जाएगा, ये इसमें पूजनीय गलत है। पूज्य में अनियर प्रत्यय नहीं लगता है, क्योंकि पूज्य में ऑलरेडी प्रत्यय लगा हुआ है। हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं? मात्र 2 प्रकार के, एक वचन और बहुवचन। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संज्ञा है? क्रुद्ध, क्रोध, क्रोधी, क्रोधित। तो क्रोधी कौन होता है? ये व्यक्ति होता है। क्रोध भाववाचक संज्ञा है, क्रुद्ध एक व्यक्ति होता है, क्रोधित एक व्यक्ति होता है। तो कुल मिला के यहां संज्ञा शब्द पूछा गया है, वो बताइए। तो क्रोध एक भाववाचक संज्ञा है, क्योंकि अब देखिए यहां पर क्रोध ही आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ये एक भाववाचक संज्ञा है। क्रोधी व्यक्ति होता है, क्रोधित व्यक्ति होता है, क्रुद्ध व्यक्ति होता है, लेकिन जो क्रोध है वो भाववाचक संज्ञा है, ये संज्ञा की श्रेणी में नहीं आते हैं। मोहन द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है में वाच्य कौन सा है? कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, संयुक्त वाच्य, भाववाच्य। मोहन द्वारा, तो यहां पर कर्मवाच्य हो जाएगा भाई, मोहन द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है, तो ये कर्मवाच्य हो जाएगा। आपका ऑप्शन 102 का कौन सा सही होगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जब तक वह घर पहुंचा तब तक उसके पिता जा चुके थे, ये कैसा वाक्य है? ये बताना है आपको। सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है, कोई नहीं। तो यहां पर आपका मिश्र वाक्य है कि जब तक वह घर पहुंचा तब तक उसके पिता जा चुके थे। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। तो यहां पर सीता ने यह कहा, सीता यह कही, सीता ने यह कही, सीता यह कहा, नहीं, सीता ने यह कहा, ये ए आपका शुद्ध हो जाएगा। यायावर शब्द के लिए एक वाक्यांश कौन सा है जिसके जीवन का कोई निश्चित उद्देश्य न हो? गलत। किसी भी वस्तु को अकस्मात प्रस्तुत करने वाला? गलत। एक स्थान पर टिककर न रहने वाला? यही है, सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। एक स्थान पर टिककर न रहने वाला यायावर कहलाता है। सोने में सुगंध मुहावरे का सही अर्थ क्या है? सुंदर वस्तु में और गुण होना, सुगंध से युक्त आभूषण सुंदर आभूषण? नहीं, सुंदर वस्तु में और गुण होना, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, सोने में सुगंध। आनंद का अर्थ हृदय का व्यक्तिबद्ध दशा से मुक्ति और हल्का होकर अपनी क्रिया में तत्पर होना ही समझता हूं। यह वक्तव्य किसने दिया था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है ये, तो बी ऑप्शन आप लगा लीजिए। आनंद का अर्थ है, आनंद का अर्थ हृदय का व्यक्तिबद्ध दशा से मुक्ति और हल्का होकर अपनी क्रिया में तत्पर होना ही मैं समझता हूं, ऐसा कहा था आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था। ठीक है, श्रृंगार रस का मित्र रस कौन सा कहा जाता है? तो यहां पर हास्य रस आपका हो जाएगा, डी ऑप्शन। श्रृंगार रस का जो मित्र होता है वो हास्य रस होता है। पतझड़ था, झाड़ खड़े थे,
सूखी सी फुलवारी में किस लय नव कुसुम बिछा कर आए तुम इस क्यारी में। पतझड़ था झाड़ खड़े थे सूखी सी फुलवारी में किस लय नव कुसुम बिछा कर आए तुम इस क्यारी में। जयशंकर प्रसाद की पंक्तियां हैं और इन पंक्तियों में अलंकार कौन सा है ये पूछा गया है। रूपका अतिशयोक्ति है, भेदका अतिशयोक्ति है, चपला चपला अतिशयोक्ति है या फिर असंबंध अतिशयोक्ति है। तो यहां पर रूपका अतिशयोक्ति है। मम्मट द्वारा निर्दिष्ट काव्य प्रयोजन में कौन सा काव्य प्रयोजन सम्मिलित नहीं है। यश की प्राप्ति, लौकिक व्यवहार का ज्ञान, अनिष्ट का निवारण, स्नेह की प्राप्ति। तो यहां पर जो मम्मट द्वारा काव्य प्रयोजन दिए गए थे उन काव्य प्रयोजनों में जो प्रयोजन नहीं है वो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा बताइए फटाफट। वो है स्नेह की प्राप्ति। ठीक है, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है और ये कथन किसका है। काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है। ये कथन किस विद्वान का है ये बताना है आपका। डॉक्टर नगेंद्र का है या फिर बाबू गुलाब राय का है, जयशंकर प्रसाद का है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। सही जवाब आपका हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है। मिथक का सामान्य अर्थ क्या है बताइए। मिथक का सामान्य अर्थ क्या है। पौराणिक कथा, ऐतिहासिक गाथा या फिर मिथ्या कथा या फिर पशुओं से संबंधित कथा। सही जवाब आपका हो जाएगा एक, मिथ्या कथा। इसको हम मिथक कहते हैं। कवि भारवी की किस रचना में, संस्कृत साहित्य से थोड़े से क्वेश्चन देखिएगा कि कवि भारवी की किस रचना के प्रथम 3 सर्गों को पाषाण त्रय कहा जाता है। तो कवि भारवी की किराता अर्जुनीयम को प्रथम 3 सर्गों को पाषाण त्रय कहा जाता है। बी ऑप्शन सही होगा। कुवलयानंद के रचयिता कौन है। अप्पय दीक्षित हैं। सी ऑप्शन सही। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं। 4 होते हैं संयुक्त व्यंजन। ठीक है। विद्यालयम निकषा नदी अस्ति वाक्य के रेखांकित अंश में कौन सी विभक्ति है। तो द्वितीय विभक्ति है। अविता परिता समया निकषा प्रतियोगे वार्तिक सूत्र से विद्यालयम में द्वितीय विभक्ति है। पेड़ से पत्ते नहीं गिरते हैं में कौन सा कारक छिपा है। कारक, पेड़ से पत्ते नहीं गिरते हैं, इसमें कौन सा कारक छिपा हुआ है ये बताओ। तो पेड़ से पत्ते गिरते हैं, यहां पर नहीं वाला हटा दीजिए शब्द। तो ये अपादान कारक है, हमेशा आप सी लगाइएगा, नहीं वाला हटा दीजिए। क्री धातु का विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष और एक वचन का रूप क्या होगा। क्री धातु का विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप क्या हो जाएगा। तो यहां पर कुर्यात बनेगा। ठीक है, सी कुर्यात बनेगा। और दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो के जनता आती है। फावड़े और हल राजदंड बनने को है, मिट्टी सोने का ताज पहन निटलाती है। दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो के जनता आती है। उपयुक्त पंक्तियां किस कवि की हैं। शिवमंगल सिंह सुमन, रामधारी सिंह दिनकर और जानकी वल्लभ शास्त्री। मैथिली शरण गुप्त में से वी ऑप्शन आप टिक करेंगे। रामधारी सिंह दिनकर। मोरा जो बनाना वेलरा भयो है गुलाल, कैसे घट दीनी बकस मोरी लाल। ये जो है किसकी पंक्तियां हैं। धर्मदास की हैं, अमीर खुसरू की हैं, छरिया साहब की हैं, फिर यारी साहब की हैं, किसकी। पंक्तियां अमीर खुसरू की हैं, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक क्षेमीश्वर कृति चंड कौशिक के आधार पर लिखा गया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक क्षेमेश्वर कृत चंड कौशिक, और उसी चंड कौशिक के आधार पर लिखा गया है। वो कौन सा नाटक है। ऑप्शन ए सत्य हरिश्चंद्र आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नहीं 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 नहीं, हाँ ठीक है। चंड कौशिक जो है ये क्षेमेश्वर कृत है, और ये चंड कौशिक जो है वो किसके आधार पर लिखा गया है। तो ये लिखा गया है सत्य हरिश्चंद्र जो है
ये एक अनुदित नाटक है। तो उसी चंड कौशिक जो कि क्षेमेश्वर कृत है उस पे लिखा गया है। अर्थोपक्ष, हाँ ये आ गया, देखिए नाटक में से आया है। अर्थोपक्षेपक के कितने प्रकार होते हैं? अर्थोपक्षेपक 5 प्रकार, 6 प्रकार, 7 प्रकार या 8 प्रकार के होते हैं। तो ये अर्थोपक्षेपक जो होते हैं 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? विष्कंभक, विष्कंभक, प्रवेशिका, चूलिका, अंकास, अंकावतार। ठीक है, अंकमो क्या अंकास से कहते हैं, फिर अंकावतार कहते हैं। तो ये 5 प्रकार का होता है। कथा वस्तु के सूच्य कथा वस्तु के साधनों के को अर्थोपक्षेपक कहते हैं, उसी के अंतर्गत आता है। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मैथ्यू आर्नोल्ड की नहीं है? नहीं है, ये नहीं देखेगा। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मैथ्यू आर्नोल्ड की नहीं है? कल्चर एंड एनार्की, लिटरेचर एंड ड्रामा, एसेज ऑन चर्च एंड स्टेट, द कॉकटेल पार्टी। कौन सी नहीं है? द कॉकटेल पार्टी टी.एस. इलियट का नाटक है। समझ गए? तो डी नहीं है। कल्चर एंड एनार्की, लिटरेचर एंड ड्रामा, एसेज ऑन चर्च एंड स्टेट, ये मैथ्यू आर्नोल्ड की है। सगु नहीं आगु नहीं, नहीं कछु भेदा। इस तथ्य को तुलसीदास ने किसके द्वारा कहलवाया है? तुलसीदास की स्वयं की उक्ति है, शिव की उक्ति है, काकभूषुंडी की उक्ति है, या फिर भरद्वाज की उक्ति है? सगुनहि अगुनहि नहीं कछु भेदा। पंक्तियां इंपॉर्टेंट हैं, पंक्तियां जबरदस्त हैं। ये पंक्ति किसके द्वारा कहलवाया है ये बताना है आपको। शिव कह रहे हैं, काकभूषुंडी कह रहे हैं, कि सीता कह रही हैं? तो भगवान शिव की पंक्तियां हैं ये। ठीक है, यानी ये आप समझिए कि रामचरितमानस की बाल कांड में जो शिव पार्वती संवाद है वहां पर भगवान शिव ने ये पंक्तियां कही थी। और फिर अगला और अंतिम प्रश्न इस मॉडल पेपर का है। हयरथ पाल की गयंद ग्रह ग्राम चारु, आखर लगाई लेत लाखन के सामा हो। यह उक्ति किस कवि की है? बताइए। कि हयरथ पाल की गयंद ग्रह ग्राम चारु, आखर लगाए लेत लाखन के सामा हो। ये पंक्ति जो है कवि पद्माकर की है। बी ऑप्शन आपका सही है। कवि पद्माकर की ये पंक्तियां हैं, हैरत पाल की गयंद गृह ग्राम चारु, आखर लगाए लेत लाखन के सामो। इसी के साथ हम आपके लिए कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करने के लिए क्वेश्चन बोल रहे हैं, कुछ पंक्तियां, और उन पंक्तियों के आपको लेखक लिखना है। प्रिय की सुधि सी ये सरिताएं, ये कानन कांतार सुसज्जित, मैं तो नहीं किंतु है मेरा हृदय किसी प्रियतम से परिचित, जिसके प्रेम पत्र आते हैं प्रायः सुख संवाद सन्निहित। प्रिय की सुधि सी ये सरिताएं, ये कानन कांतार सुसज्जित, मैं तो नहीं किंतु है मेरा हृदय किसी प्रियतम से परिचित, जिसके प्रेम पत्र आते हैं प्रायः सुख संवाद सन्निहित। ये पंक्तियां किसकी हैं? हम आपको केवल 2 ऑप्शन बताएंगे, राम नरेश त्रिपाठी, मैथिली शरण गुप्त। 2 ऑप्शन में से किसकी पंक्तियां हैं ये बताना है। बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे देंगे जहां से आप कुछ नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं या पैदा कर सकते हैं। बात एक ही है, पैदा करना अर्थात डाउनलोड करना। तो वो हम आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक ऑलरेडी दे भी चुके हैं, तो आप क्लिक करके देख लीजिएगा। हो सकता है आपके काम के कुछ नोट्स वहां पर मिल जाएं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये पेपर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा कि ऐसे और कितने पेपर हमें लाने हैं। एक से एक बेहतरीन प्रश्नों का संकलन, और टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि कभी कभी नोटिफिकेशन नहीं जाता है तो टेलीग्राम पर भेज देते हैं हम, और जो तमाम लिंक वगैरह हैं, नोट्स वगैरह, वो भी टेलीग्राम पर भेज देंगे। साथ ही आप सब्सक्राइब और शेयर तो कर ही दिए होंगे, और प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप चाहें तो प्लेलिस्ट से भी चीज़ें देख सकते हैं। और जो आपको और किसी बात की सलाह देनी है
तो कृपया आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दें, क्योंकि मैं आपका साथी ही हूँ, आपका मित्र ही हूँ, ताकि मैं और निखार के साथ और बेहतरीन प्रस्तुतिकरण के साथ आपको चीज़ें दे सकें। तो अगर कोई सलाह है तो वो अवश्य दीजिएगा, मैं अवश्य पढ़ूँगा और अवश्य मानूँगा। ठीक है? बहुत-बहुत शुक्रिया।